हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, इसमें हमने ये देखा था कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं डिटेल में, ठीक है, क्योंकि इसकी क्लैरिटी होना हमें ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो अब बात आती है कि ये जो हमारा कैपिटल जी है, ये जो हमारा कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है बेटा? ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कैपिटल जी की वैल्यू है, ये जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है, ये आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, अर्थ में, सन पे, किसी सैटेलाइट पे या किसी भी दूसरे प्लैनेट में, ठीक है, अर्थ में किसी भी सिटी पे, तो इसकी जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। और एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू पाई गई थी। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट वॉज फाउंड दैट द कैपिटल जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेटा हमारा कैपिटल जी, इसकी वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया। ये जो वैल्यू है ये तो एक्सपेरिमेंटली आई है, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट है। अगर आप फिज़िक्स लेते हैं सीनियर क्लास में तो आपको इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो बताई जाएगी। अभी आपको वैल्यू को सिर्फ याद करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए। अच्छा, अब बात आती है इसकी एसआई यूनिट की, कि ये जो यूनिट है जी के लिए ये कैसे आई। ठीक है, तो हम जी का फॉर्मूला निकालते हैं बेटा। ये आर स्क्वायर जो है आर एच एस में डिवाइड में है, लेकिन इस आर स्क्वायर को जब हम एल एच एस में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और M1 M2 हमारा डिवाइड में चला जाएगा। करेक्ट, तो हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 M2। ठीक है, फोर्स की बेटा, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है हमारी न्यूटन। आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी मीटर स्क्वायर। अपॉन में बेटा मास की यूनिट किलोग्राम होती है, तो M1 के लिए किलोग्राम और M2 के लिए भी किलोग्राम, तो ये हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। जब ये किलोग्राम का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। ठीक है, तो ये जो हमारी यूनिट आई है ना, ये हम इस फॉर्मूला से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो न्यूटन है ये फोर्स से आया है, मीटर स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर से आया है, और ये जो किलोग्राम की पावर -2 है ये जो डिनोमिनेटर का M1 M2 था यहाँ से आया है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। मैं फिर से बता रही हूँ, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी ये जो वैल्यू है ये हर जगह इस यूनिट में सेम रहती है, चाहे आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि आपने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ कहलाता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। करेक्ट, तो ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये ओबे करता है, मतलब फॉलो करता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन्स
ये देखिए बेटा, ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दिया। ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, कैसे करेंगे? ये देखिए कि जो हमारा न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कैसे फॉलो करता है। सपोज करिए ये हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जिनका मास है m1 और m2, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, ठीक है। अब दो मास बॉडीज़ के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया था ना लास्ट क्लास में, दैट दिस फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। यानी कि ये दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। m2 m1 पे जो फोर्स लगा रहा है तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और बदले में m1 m2 पे जो फोर्स लगा रहा है तो वो m2 को अपनी तरफ खींचेगा, करेक्ट। तो ये जो दोनों फोर्सेस है ना बेटा, F1 और F2, ये न्यूटन को थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, ठीक है। इक्वल दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, अगर आप F1 का मैग्नीट्यूड देखेंगे ना कि पहला मास पे दूसरी बॉडी ने M2 ने M1 पे कितना फोर्स लगाया, सपोज F1, तो उस F1 की वैल्यू अगर आप न्यूटन लॉ से निकालेंगे ना तो आएगी G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इसी तरीके से M1 ने M2 पे जो फोर्स लगाया है F2, अगर आप उसकी वैल्यू लिखेंगे तो वो आ जाएगी G m2 m1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, आप 2 इंटू 5 लिखिए चाहे आप 5 इंटू 2 लिखिए, होता तो वो इक्वल ही है। इसी तरीके से F1 में हमारे पास है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और F2 में हमारे पास है G m2 m1 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप m1 m2 लिखिए चाहे m2 m1 लिखिए, रहेगा वो इक्वल ही मल्टीप्लिकेशन में, वैल्यू नहीं बदलेगी, बाकी तो सेम था ही, ठीक है ना। इसलिए दोनों बॉडीज़ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, F1 और F2, उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों ही G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर है। और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है तो m1 m2 की तरफ अट्रैक्ट होके उसके पास जाएगा और m2 m1 की तरफ अट्रैक्ट होके उसके पास आएगा। तो जब हमने ऐसे फोर्सेस बनाए तो आप देख सकते हैं F1 स्क्रीन में लेफ़्ट से राइट जा रहा है और F2 स्क्रीन पे राइट से लेफ़्ट आ रहा है। इसका मतलब दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है। अब अगर दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है तो किसी भी एक फोर्स के साथ आप पॉजिटिव लगाइए तो दूसरे के साथ क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन हम प्लस और माइनस से बताते हैं, ठीक है। तो जब दोनों मास बॉडीज़ के बीच में लगने वाले फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं तो हम कह सकते हैं वो फॉलो करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यही तो कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये हमारा एक्शन फोर्स है तो इसके इक्वल और अपोजिट ये दूसरा फोर्स रिएक्शन हुआ। दैट मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज एक्शन रिएक्शन लॉ, जिसका मतलब है इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए, कंडीशन इसकी बेटा ये है कि जो हमारे फोर्स तो बराबर होता है लेकिन बॉडी में ना एक्सेलरेशन अलग आता है, उसको अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लियर है, ठीक है। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है बेटा हमारा, ये वाला जो लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, कहाँ कहाँ पे ये मतलब इसके बिना काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आई एक्चुअली सॉ अ डॉक्यूमेंट्री ऑन डिस्कवरी चैनल पे बेटा एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो था हमारा व्हाट इफ़। इसकी ना कुछ सीरीज़ आती है तो उसमें बोला था अगर अर्थ और बाकी मास बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था इट वुड बी अ डिज़ास्टर, ठीक है। ये जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ बेसिकली जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ जो ग्रेविटी हमें देती है
ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर वो है तो ही हम अर्थ से बाउंड स्टेट में हैं। ठीक है ना, अगर हम ज़मीन पे खड़े हो सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। अगर ग्रेविटी ख़त्म हो गई तो हम सीधा स्पेस की तरफ शूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, हम पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा नहीं है, वो लगेगा और हम अर्थ से दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी हमें अर्थ से बाउंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और ये ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगता है? ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, वट एवर प्लानट इट इज़। तो अगर ये प्लानट सन के अबाउट रिवॉल्व करता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में, सन और प्लैनेट के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है G m1m2/r², ये इस फोर्स की वजह से ही जो है प्लैनेट सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से सैटेलाइट, एक छोटी सी सैटेलाइट जो अपने चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल, ये सैटेलाइट जो प्लैनेट के अबाउट रिवॉल्व करती है, तो वो सैटेलाइट भी इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, इफ़ दिस इज़ प्लैनेट नाउ और ये सैटेलाइट है, अगर ये प्लैनेट के अबाउट रिवॉल्व कर रही है तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी की वजह से रिवॉल्व कर रही है। ठीक है ना, और आपने हाई टाइड और लो टाइड्स के बारे में सुना है ना, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स जो सी में बनते हैं। ठीक है, ये टाइड्स भी हमारे जो हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही बनते हैं, जो कि मून अर्थ पे लगाता है। ठीक है ना, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स भी नहीं बनेंगे, प्लैनेट सन के अबाउट रिवॉल्व नहीं करेंगे, सैटेलाइट प्लैनेट के अबाउट रिवॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम हमारे एक छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए, दैट इज़ फ्री फॉल। काफ़ी इंटरेस्टिंग और छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल। ठीक है, चलिए अगर हम इस फ्री फॉल के बारे में बेटा बात करें, ठीक है, तो इसके नाम से ही हमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। इसमें दो टर्म्स हैं, फ्री एंड फॉल। मतलब अगर किसी पर्सन ने कोई बॉडी हाथ में पकड़ रखी है, ठीक है, एक तो होता है ज़ोर लगा के उसे ज़मीन पे फेंकना, ठीक है ना, फोर्स लगा के। आप फोर्स लगा के मत फेंकिए, आप सिर्फ अपने फिंगर्स के बीच में अगर आपने मुट्ठी बंद करके किसी चीज़ को पकड़ रखा है तो मुट्ठी खोल दीजिए, उस पर कहीं फोर्स मत लगाइए, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इंक्लाइंड, कोई फोर्स मत लगाइए, उसे बस छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे वो बॉडी ऑटोमेटिकली गिर के कहाँ आ जाती है, अर्थ के सरफेस पे। आपने उसे अर्थ पे नहीं फेंका, आपने कोई जोर नहीं लगाया, ठीक है, आपने सिर्फ रिलीज़ करा है। अगर किसी बॉडी को रिलीज़ करते हैं तो वो हमेशा अर्थ के डायरेक्शन में ही क्यों आती है? अर्थ से दूर भी जा सकती थी, हॉरिजॉन्टल भी जा सकती थी। भाई हमने तो नहीं फेंका अर्थ की तरफ, हमने तो सिर्फ रिलीज़ करा है। जैसे एक बलून है, बलून में अगर हम हीलियम गैस भर दें और फिर बलून को छोड़ते हैं तो बलून ऊपर की तरफ जाता है, अर्थ से दूर जाता है। ठीक है, वो एक एक्सेप्शनल केस है, हीलियम गैस इज़ द लाइटर गैस, तो बाकी एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो राइज करता है, उसका रीज़न अलग है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बलून पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, बट वो जो है थोड़ा वीक पड़ जाता है फोर्स। ठीक है, अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं कंपैरिजन में कि अगर किसी पर्सन ने कोई बॉडी पकड़ी है तो जैसे बलून ऊपर राइज करता है तो बॉडी हमेशा कोई पेन, पेंसिल, रबर, बैडमिंटन या फिर कोई हैंड बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, पेन, पेंसिल, एनीथिंग, ठीक है, आपने जो भी हाथ में पकड़ा है अगर आप उसे रिलीज़ करेंगे तो वो ऊपर भी जा सकती थी, स्काई की तरफ, स्पेस की तरफ, हॉरिजॉन्टल भी ट्रैवल कर सकती थी, अर्थ के पास ही क्यों आती है? तो उसका रीज़न है द ग्रेविटी। ठीक है ना, और ग्रेविटी होता क्या है? इट इज़ बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाती है किसी भी दूसरी बॉडी पे, और क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है तो अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट करके अपने सरफेस पे खींच लेती है, अर्थ के सरफेस पे वो बॉडी गिर जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, जब कभी भी आप देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, हमने कोई ऑब्जेक्ट पकड़ रखा है, ठीक है, अब आप उसे फ्री फॉल मत कराइए, आप उसे ऊपर की तरफ थ्रो करिए। एक बॉल लीजिए, हवा में ऊपर की तरफ फेंकते ना, आसमान की तरफ, आप पूरा जोर लगा के उस बॉल को, जितना जोर आप लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकिए। आप देखेंगे ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी,
हमारा लगाया हुआ फोर्स ख़त्म हो जाएगा। अब अर्थ उसको अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से नीचे की तरफ खींच लेगी। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्री फॉल। तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, अच्छा, ये फ्री फॉल हमें समझ में आया क्यों होता है, क्योंकि अर्थ किसी बॉडी पे जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है। करेक्ट। चलिए, अब फ्री फॉल लगाने पे देखो बेटा, जब भी फोर्स होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता था ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था न्यूटन के सेकेंड लॉ की मदद से। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमने फॉर्मूला डिराइव किया था F = ma। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर फोर्स हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं है तो एक्सेलरेशन भी बॉडी का ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। हाँ, अगर F = ma में देखिए, अगर F 0 है, ठीक है, तो कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जिसका मास 0 हो। क्या कोई ऐसी बॉडी आपने सुनी है जिसका मास 0? छोटे से छोटा आप एटॉमिक पार्टिकल भी उठा लीजिए ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसका भी मास 0 नहीं होता। तो मास का भी 0 हो नहीं सकता। तो F को 0 करने वाला फैक्टर कौन सा बचा? एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो m × 0 करके वो फोर्स कितना दे देगा? 0। यानी कि फोर्स आपका 0 तभी हो सकता है, ठीक है ना, फोर्स आपका 0 तभी हो सकता है जब बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। लेकिन अगर फोर्स आपका 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए फ्री फॉल में क्या होता है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये एक छोटी सी बॉडी हमने h हाइट पे रखी थी। जैसे ही हमने इसे रिलीज़ करा तो ये बॉडी पे अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा के, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है, और ये बॉडी नीचे आते आते यहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, अगर फोर्स है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है अगर फोर्स है तो ma भी होगा, ठीक है ना। ये फोर्स किस पे लगा? इस बॉडी पे, तो मास भी किसका होगा? इसी बॉडी का, और एक्सेलरेशन भी इसी बॉडी पे लगेगा। लेकिन मोटी मोटी ये बात है कि जब अर्थ ने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, इसका मतलब है अर्थ ने उस बॉडी को एक्सेलरेशन दिया, ठीक है। और जब अर्थ कोई एक्सेलरेशन देती है तो उसे ए से नहीं डिनोट करते, उसे हम जी से डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में? स्मॉल जी से। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, जब फोर्स होता है तो m मास की बॉडी में एक्सेलरेशन भी होता है। पहली बात, अर्थ जो फोर्स लगाती है उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। तो एक m मास की बॉडी पे जब अर्थ ने फोर्स लगाया, दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसमें एक्सेलरेशन आया। लेकिन अर्थ जब फोर्स लगाती है तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है बॉडी में, उस एक्सेलरेशन को हम a से नहीं डिनोट करते, हम g से डिनोट करते हैं, स्मॉल g से। तो हम यहाँ पे स्मॉल g लिखेंगे, ठीक है। बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। F = ma लीजिए, चाहे F = mg लीजिए, ठीक है। a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, g का भी मतलब एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन जो अर्थ देती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब अर्थ, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अब हम हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।